Please subscribe the channel and press bell icon for notification. अब हम आपने दो सरकार के बड़े मंत्रियों की बात सुन ली। अब हम आपको अपने हिसाब से आज के बजट के 10 पॉइंट्स आपको समझाते हैं जो आपको समझने चाहिए, जो आपके काम आएंगे। पहला ये, इस बार सरकार ने इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया, यानी इनकम टैक्स की दरें जैसे पहली थी वैसी ही रहेंगी। ऐसी उम्मीदें थी लोगों को कि सरकार टैक्स में छूट दे सकती है ताकि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा रहे और वो ये पैसा बाजार में खर्च कर सके, लेकिन सरकार ने अपनी आय और खर्च में बड़े अंतर की वजह से इस तरह की कोई छूट नहीं दी है। यानी सरकार का पूरा ध्यान खर्च बढ़ाने पर था, इसलिए वो अपनी आय में कटौती नहीं कर सकती थी, जैसा आप भी करते होंगे। अगला पॉइंट यह है कि 75 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले ऐसे बुजुर्ग जिनकी आय केवल पेंशन और उसके ब्याज से होती है, जिनकी आय केवल पेंशन और उसके ब्याज से होती है, उन्हें अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होगा। इनकम टैक्स देना होगा लेकिन रिटर्न फाइल नहीं करना होगा। इससे सीनियर सिटीजन्स की परेशानी कम होगी, क्योंकि देश इस समय भी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहा है और सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों को है। ऐसे में सरकार का यह फैसला काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा, इनकम टैक्स तो देना है, रिटर्न नहीं भरना है। इंश्योरेंस सेक्टर में सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर ली। सरल शब्दों में कहें तो इससे अब आपको कम कीमत पर बीमा की ज्यादा सुरक्षा मिल सकेगी और इंश्योरेंस सेक्टर में भी कई सकारात्मक बदलाव आएंगे। भारत की कुल जीडीपी में इंश्योरेंस सेक्टर की भागीदारी सिर्फ 3.7% है, जबकि दुनिया में यह आंकड़ा औसतन 6.31% है। यानी भारत में अब भी करोड़ों लोग इंश्योरेंस से दूर हैं। ऐसे में जब विदेशी निवेश से इस सेक्टर में बड़ी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो यह तस्वीर बदल सकती है। इसमें आम लोगों का फायदा होगा। बैंकों के डूबने पर अब ग्राहकों को मिलने वाली गारंटी की राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हो गई है। इसका मतलब है कि अगर आपने किसी बैंक में अपना पैसा जमा करके रखा है और वो बैंक गलत नीतियों की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, किसी भी वजह से अगर डूब जाता है तो सरकार से आपको 5 लाख रुपए तो कम से कम मिल ही जाएंगे। इससे सरकार ने बैंकों को लेकर ग्राहकों के मन में बैठा डर कम करने की कोशिश की है। बजट में सरकार ने आपकी गाड़ियों की उम्र भी अब तय कर दी है। अब आपके जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, यानी आपके जो निजी वाहन हैं, निजी गाड़ियां हैं आपकी, वो सिर्फ 20 साल तक ही सड़कों पर चल पाएंगी और कमर्शियल वाहन अब सिर्फ 15 साल तक ही सड़कों पर चल पाएंगे। उसके बाद इन्हें स्क्रैप कर दिया जाएगा, इन्हें नष्ट कर दिया जाएगा, इससे ज्यादा एक दिन भी नहीं। एचडीएफसी बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक 2 करोड़ 80 लाख वाहन सड़कों पर नहीं चल पाएंगे और इन गाड़ियों के स्क्रैप होने से 43,000 करोड़ रुपए का नया व्यापार खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी नई रफ्तार मिलेगी, क्योंकि इसकी वजह से आप ज्यादा गाड़ियां खरीदेंगे और रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे। यानी सरकार का यह कदम गेम चेंजर हो सकता है। आप किस कंपनी की बिजली सप्लाई लेना चाहते हैं, यह तय करने का अधिकार अब आपको मिल जाएगा। अभी इस तरह की कोई व्यवस्था देश में नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों में बिजली कंपनियों के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही थी और ये कंपनियां अपनी मनमानी करती थी। लेकिन अब सरकार के इस ऐलान से बिजली के उपभोक्ताओं को बहुत फायदा होगा। अब आप जिसे चाहे, जिस बिजली की कंपनी से चाहे, उससे बिजली खरीद सकते हैं। इसलिए आप भी पता कर लीजिए आपके शहर में, गांव में कितनी कंपनियों की बिजली है वहां उपलब्ध है। और आप जैसे आजकल मोबाइल फोन पर आपको पोर्टेबिलिटी की सुविधा मिली हुई है कि आप एक मोबाइल फोन कंपनी से दूसरी पर जा सकते हैं, ऐसे ही अब आप बिजली के मामले में भी कर सकते हैं। स्टार्टअप्स के लिए टैक्स में छूट 1 साल के लिए बढ़ गई है। यह कितना महत्वपूर्ण है आप इसे इस बात से समझिए कि पिछले साल लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से स्टार्टअप्स को बहुत नुकसान हुआ था, जिसे देखते हुए सरकार ने इस छूट का ऐलान किया है। सरकार को उम्मीद है कि इससे जो हमारे देश की नई छोटी छोटी कंपनियां हैं और स्टार्टअप्स हैं, उन्हें बढ़ावा मिलेगा। अगर ये स्टार्टअप्स अच्छा करेंगी तो इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा और जो हमारी इकोनॉमी है उसे भी गति मिलेगी। 10 लाख से कम आबादी वाले छोटे शहरों में सस्ती मेट्रो सेवाएं शुरू होंगी और आप कह सकते हैं कि मेट्रो सेवा इन शहरों में विकास की नई संभावनाओं को तलाशेंगी और साथ ही इससे परिवहन की सुविधाएं भी अच्छी होंगी। यहां पर आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि सरकार आपसे क्या कहना चाह रही है। सरकार आपसे यह कहना चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कीजिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं उन्हें ज्यादा इस्तेमाल कीजिए और आपकी जो निजी गाड़ियां हैं उन्हें कम इस्तेमाल कीजिए। सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा
प्रोत्साहन देना चाहती है। इनकम टैक्स चोरी के किसी भी मामले में अब सिर्फ 3 साल तक ही कार्रवाई हो सकती है। पहले यह समय सीमा 6 साल की होती थी। इससे कोर्ट पर पेंडिंग मामलों का दबाव कम पड़ेगा और आयकर विभाग के सामने तय समय में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की चुनौती होगी। यानी अब इनकम टैक्स विभाग को 3 साल के अंदर ही अपने ये सारे केसेस जो हैं निपटाने पड़ेंगे। अगर उन्होंने 3 साल तक नहीं निपटाए तो फिर आगे कार्रवाई नहीं हो पाएगी। पहले ये जो समय सीमा थी ये 6 साल थी। और सबसे आखिरी बात यह है कि देश में एनजीओज के सहयोग से 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इसका बड़ा मकसद है पब्लिक स्कूल की शिक्षा को आम आदमी की पहुंच में लाना। यानी बजट की इस घोषणा का देश के लोगों को आने वाले समय में फायदा होगा। आपके बच्चे, अगर आप छोटे शहरों में रहते हैं और आपके पास पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के लिए उतना पैसा नहीं अपने बच्चों को, तो अब 100 नए सैनिक स्कूल खुलने वाले हैं जो आपको उच्च स्तरीय शिक्षा आपके बच्चों को दे सकते हैं और आपको ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना होगा। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं, बड़े गेम चेंजर्स हैं। बजट पर सरकार की सोच क्या है, यह बात आज खुद प्रधानमंत्री ने स्वयं आकर लोगों को समझाई है और वित्त मंत्री ने भी इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया है। यह भी आप सुनिए। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया, उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। भारत कोरोना की लड़ाई में रिएक्टिव होने के स्थान पर हमेशा ही प्रोएक्टिव रहा है। चाहे वो कोरोना के काल में किए गए रिफॉर्म्स हो या फिर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, इसी प्रोएक्टिवनेस को बढ़ाते हुए आज के बजट में भी रिएक्टिव का नामो निशान नहीं है। साथ ही हम एक्टिव पर, स्टेटस को पर भी अटके नहीं हैं और हमने इस बजट में भी प्रोएक्टिव बजट देकर के देश के सामने प्रोएक्टिव होने का संदेश दिया है। Now, just as it happened after the 2 world wars, there are signs that the political, economic, and strategic relations in the post-COVID world are changing. This moment in history is the dawn of a new era, one in which India is well poised to truly be the land of promise and hope. I borrow the words of Rabindranath Tagore. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. In this spirit, I can't help but recall the joy that we as cricket-loving nation felt after the Team India's recent spectacular success in Australia. It has reminded us of all the qualities that we as a people, particularly our youth, epitomize of having abundant promise and the unsuppressed thirst to perform and to succeed. I borrow the words of Thiruvalluvar, the saint. Yetralum, Eatalum, Kathalum, Katha Vaguthalum, Nalla Valladarasu. A king or a ruler is the one who creates and acquires wealth, protects and distributes it for common good. Please subscribe the channel and press bell icon for notification. अब आप ये समझिए कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होने के बावजूद आपका खर्च अब भी बढ़ सकता है। और कैसे बढ़ सकता है अब आप ये समझिए। इसके लिए सबसे पहले आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में अंतर समझना होगा। डायरेक्ट टैक्स का मतलब इनकम और कॉरपोरेट कंपनियों से मिलने वाले टैक्स से है और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जीएसटी से है या ऐसे टैक्सेस से है जो देश को अमीर भी देता है और
गरीब भी देता है, यानी कुछ टैक्स ऐसे हैं जो देश के सभी लोगों को देना होता है। सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में तो कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में कुछ बदलाव जरूर किए हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। सरकार ने कई वस्तुओं पर एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाने की बात कही है। यह एक नए तरह का सेस है जो इससे पहले नहीं होता था। जैसे सोने और चांदी पर 2.5%, शराब पर 100%, काबुली चने पर 30%, मसूर की दाल पर 20% सेस अब लगाया जाएगा। यानी ये सब महंगा होगा, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा और ये चीजें महंगी हो जाएंगी। हालांकि यहां समझने वाली बात यह है कि इससे जो भी राशि सरकार को मिलेगी वो देश के किसानों पर खर्च की जाएगी। यानी ये जो पैसा है इसका फायदा किसानों को मिलेगा। यहां पर एक बात आप सबको जरूर समझनी होगी। बहुत सारे लोग आपके मन में ये गलतफहमी पैदा करके रखते हैं कि इस देश में सिर्फ कुछ करोड़ लोग ही टैक्स देते हैं और बाकी की जो पूरी जनता है वो टैक्स नहीं देती। यानी वो लोग एक कहानी बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि सिर्फ 5% लोग टैक्स देते हैं और 95% लोग तो टैक्स देते ही नहीं है। लेकिन यह बात सही नहीं है। 5% लोग वो हैं जो इनकम टैक्स भी देते हैं, लेकिन जो बाकी के टैक्स हैं इनकम टैक्स के अलावा वो तो सब लोग देते हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति भी जब भी वो कोई चीज बाजार से खरीदता है, कोई भी सेवाएं लेता है, उसमें वो टैक्स जुड़ा होता है। इसलिए इस देश में हर व्यक्ति जो भी बाजार से कुछ ना कुछ खरीद रहा है या जो भी कोई सेवा ले रहा है, बाजार से कोई सर्विसेज ले रहा है, वो टैक्स दे रहा है। इसलिए अपने मन से ये बात निकाल दीजिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो उन्हें ऐसा बता दिया जाता है कि बहुत बड़ी जनता तो ऐसी जो टैक्स देती ही नहीं है। इस देश में सब लोग टैक्स दे रहे हैं। हां, इनकम टैक्स जो है वो बहुत कम लोग अभी दे रहे हैं। टैक्स से जुड़ी एक और अहम बात यह है कि 2014 से 2020 के बीच देश में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले लोगों की संख्या 3 करोड़ 31 लाख से बढ़कर 6 करोड़ हो चुकी है। यहां पर आपको यह भी देखना होगा, इस 135 करोड़ के देश में आप देख लीजिए 6.5 करोड़ लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं। 2014 में सिर्फ 3 करोड़ 31 लाख लोग थे और अब 6.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न Please subscribe the channel and press bell icon for notification. भरते हैं। इसमें ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो सारे लोग इनकम टैक्स भी देते होंगे, ये रिटर्न भरने वाले लोग हैं। अभी भी आप देख लीजिए हमारे देश में कितनी कम संख्या है इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले लोगों की। 135 करोड़ के देश में सिर्फ 6.5 करोड़। बाकी के सारे लोग वो हैं जो ये कहते हैं कि उनकी इतनी आमदनी ही नहीं है कि उस पर इनकम टैक्स दिया जा सके। अब आपको बताते हैं कि बजट में समाज के अलग अलग वर्गों को क्या मिला है। नौकरी पेशा वर्ग को अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली छूट अब 1 साल तक और जारी रहेगी। इसलिए अगर आपको होम लोन लेना है तो अभी ले लीजिए, लेकिन इनकम टैक्स में इस पर कोई छूट नहीं मिली है। और प्रोविडेंट फंड में 2.5 लाख से ज्यादा रुपए जमा करने वालों पर भी अब टैक्स लगेगा, यानी ये भी अब टैक्स के नेट में आ जाएंगे। युवा और छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी खबर है। देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, 15,000 आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे और 2022 तक स्टार्टअप्स को भी टैक्स में छूट दे दी गई है। हालांकि युवाओं के लिए नई नौकरियों के बारे में सरकार ने कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की है। अब देश की 1 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के जरिए रसोई गैस का कनेक्शन मुफ्त में मिलेगा। कस्टम्स ड्यूटी में कमी के बाद महिलाओं की ज्वेलरी जो है वो सस्ती हो जाएगी, लेकिन दालें महंगी हो जाएंगी। तो यह भी एक अजीब सा विरोधाभास है। कस्टम्स ड्यूटी में कमी की वजह से किसानों के लिए जो कृषि के उपकरण हैं वो सस्ते हो जाएंगे और खेती के लिए 16 लाख करोड़ रुपए तक का कर्ज मिलेगा। यह पहले से 10% ज्यादा है। हालांकि किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाले पैसे बढ़ाए नहीं गए हैं। अभी किसानों को हर साल 3 किश्तों में 6,000 रुपए मिलते हैं और 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स को, जिनको पेंशन मिलती है, आईटी रिटर्न भरने की अब जरूरत नहीं है। हालांकि बुजुर्गों को सिर्फ पेंशन पर यह छूट मिलेगी, बाकी की हर तरह की कमाई पर उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। आज हमने बजट पर देश भर से अलग अलग वर्गों के लोगों की राय को समझा और इनकी बातों को भी आप आज ध्यान से सुनिए। Nothing has been changed. Tax slabs are same.
जितना टैक्स पहले कट रहा था शायद उतना ही अभी कटेगा, इनफैक्ट ज़्यादा कटेगा। साल का एडिशनल टैक्स बेनिफिट दिया गया है फॉर स्टार्टअप, विच इज़ अ गुड स्टेप। जहाँ भी टैक्स पेयर जाता है वहाँ से एडिशनल टैक्स पे करना होता है। सपोज फर्नीचर में एडिशनल 18% हम एड ऑन पे कर रहे हैं, कहीं खाना खाने जा रहे हैं वहाँ टैक्स पे कर रहे हैं, तो डबल मार पड़ती है टैक्स पेयर्स को। डिजिटल माध्यम के लिए पूरी तरीके से मोबाइल जैसे चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी पहुंच से यह दूर हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को इस सब चीज़ों पर सोचना चाहिए। हर चीज़ महंगी होगी और उसका आम लोगों पर असर पड़ेगा। गृहिणी के ऊपर सबसे ज़्यादा है, महंगाई थोड़ी बढ़ेगी इससे। हमें तो नहीं पता कि कितना फर्क पड़ेगा, बट हाँ जो छोटे लोग हैं उनको जरूर फर्क पड़ेगा। बट अब देखने वाली चीज है कि आगे हमारे किचन में कितना इम्पैक्ट आता है इस चीज का। काफी लोगों की जॉब गई हुई है इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि सोना चांदी सस्ता करके या लेदर की चीजों को सस्ता करके, कपड़ों को सस्ता करके कुछ उपयोग नहीं है। उन्हें तो फूड के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। अच्छी बात है कि अब जो सीनियर सिटीजन टैक्स भरेगा, रिटर्न फाइल मैंडेटरी नहीं है, तो उसको पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा, ऑनलाइन जाके रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की तरफ से ये जो अनाउंसमेंट हुई है, इससे आम लोगों को, हमारे जैसों को जो रिटायर्ड हैं और पेंशनर्स हैं, उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। बिकॉज इस कोविड काल में इवन ए पेनी मेक्स ए डिफरेंस। ITR से फ्री रहेंगे, ये हमारे लिए और हमारे परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। काबुली चना और मटर की जो आयात होती है उस पर सेस बढ़ाकर गवर्नमेंट ने, सरकार ने एक तरफ भारतीय किसानों की और रुख किया है और भारतीय किसानों के लिए बहुत ही लाभान्वित करने वाली ये बात है। और साथ ही व्यापारी वर्ग के लिए जो इस बजट से पहले तक हमें 6 वर्षों तक अपना जो भी अकाउंट से उनका रखरखाव करना जरूरी था, उसको सरकार ने 3 वर्ष कर दिया है। ये भी बहुत ही अच्छी बात। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.